नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के माध्यम से रचना कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रचना कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर बार किसी नई शख्सियत को आमंत्रित करवाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं, उनका परिचय हासिल करते हैं। इसी श्रृंखला में आज जिन्हें हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में, उनका नाम है रजनी विजय सिंगला। जी हाँ, रजनी विजय सिंगला जी यूँ तो एक गृहस्थन हैं, घर चलाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। सबसे बड़ी बात, कविताएं लिखती हैं, गज़लें लिखती हैं, भजन लिखती हैं, लोरियां लिखती हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो इनकी कलम से अछूता रहा है। तो चलिए बात करते हैं रजनी जी से। तो रजनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रजनी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, और आपने अपने बचपन में कैसी घटनाएं घटित हुई जो आपके जहन पे थोड़ा असर डाल के गई हैं? मेरा जन्म जालंधर कैंट में ही हुआ और मेरी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई है। और मेरी कविता और जन्म का थोड़ा थोड़ा आपस में रिश्ता है। जब मेरा जन्म हो रहा था उस समय अस्पताल के साथ वाले स्कूल में वो राष्ट्रीय गान और ये स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल चल रही थी। क्या बात तो है। उस समय मेरी माँ के कानों में, मैं भी अपनी माँ के गर्भ में थी, तो सब कुछ मेरे कानों में पड़ रहा था, जैसे राष्ट्रीय नाटक, राष्ट्रीय गीत। और जब राष्ट्रीय गान का समय आया तो मेरी माँ प्रसव पीड़ा में होते हुए भी उठने की कोशिश की, और उनको ये इतना सम्मान था देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो परिवार वालों ने कहा, आप इस अवस्था में नहीं हो तो आपको बैठना चाहिए। तो मुझे लगता है कविता का अंकुर, राष्ट्रीयता का अंकुर तो मेरे मन में उसी समय पैदा हो गया। उसको अलग ढंग से पन्नों पर बाद में उतारा गया है, बीज तो तब अंदर चला ही गया था। बहुत अच्छी बात है। देखिए, यूँ तो हर हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भावना से भरा रहता है, लेकिन एक ऐसी कन्या का जन्म होना जब आसपास हर समय हर तरफ चहुँ दिशाओं में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय भावना उजागर हो रही थी, तो ऐसे में जन्म लेना वाकई बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। तो फिर आपकी आरंभिक शिक्षा भी जालंधर में ही हुई? हाँ जी, मेरी आरंभिक शिक्षा और मेरा कॉलेज वो जालंधर में हुआ, और जो बीएड है मैंने वो कपूरथला से की है। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने यानी बीएड भी की है? हाँ जी। तो क्या कहीं शिक्षण संस्थान में जाने का इरादा था? इरादा तो था, पर मेरी साथ ही शादी हो गई, तो परिवार ने इस चीज़ का मतलब मुझे आज्ञा नहीं दी कि मैं शिक्षण में जाऊं। बिजनेस फैमिली थी, तो कहीं ना कहीं मन में एक कसक थी कि एक डिग्री होने के बाद भी वो चीज़ जो मैं जिस चीज़ के लिए मैंने प्रशिक्षण लिया था, और जब हमारा बीएड का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो हमारी आचार्य ने कहा कि जिस बच्चे ने नौकरी नहीं करनी है वो ये सीट अभी छोड़ दे बीएड की। अच्छा। ताकि अगले बच्चे को हासिल हो सके। पर उस समय भविष्य का पता नहीं होता, तो मुझे तो लग रहा था मैं करूँगी, पर बाद में मुझे उस बच्ची के लिए मलाल हुआ, उस लड़की के लिए मलाल हुआ जिसकी सीट मेरी वजह से खराब हुई, और मैंने उसको यूज़ में नहीं किया, प्रयोग में नहीं लाई। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, मलाल आपने किया, ये तो आपकी संवेदना है, संवेदनशील तो आप होंगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक कवित्री हैं, एक लेखिका हैं, तो कवि लोग तो संवेदनशील होते ही हैं। संवेदना अपनी जगह है, लेकिन मैं समझती हूँ जो आपने शिक्षा ग्रहण की, आपके भाग्य में थी, आपके जहन में था, मुझे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करनी है, और शिक्षा तो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो मुझे लगता है हम अगली बातें करेंगे तो शायद ये भी पता चल जाए जो आपने शिक्षा ग्रहण की थी उसका भविष्य में क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, आप बात कर रही थी परिवार की कि आपकी शादी हो गई, तो चलिए चलते चलते पहले यही जान लेते हैं आपके परिवार में कौन कौन हैं? मेरे परिवार में मेरे पति विजय कुमार, और बेटा भव्य, बेटी शिवांगी, और बहू नेहा, और एक पोती है आर्या, और दामाद हैं शुभम अग्रवाल। अच्छा, तो यानी कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। तो फिर लिखने का सिलसिला कब शुरू हुआ था? मेरा लिखने का सिलसिला 2002 में
मदर्स डे के दिन शुरू हुआ। मदर्स डे को रविवार होता है, सब आराम की अवस्था में होते हैं, आराम के मूड में होते हैं। तो पति देव और बच्चे सब आराम कर रहे थे और मैं कभी दोपहर को सोने की आदत नहीं थी, तो मैं थोड़ा अखबार पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती हूँ और अखबार पढ़ने का, पत्र पत्रिकाओं का। तो उस दिन अखबार में मदर्स डे से संबंधित 3 पुरस्कृत कविताएं आई हुई थी। तो उनको देखकर मुझे लगा कि क्या मैं भी ऐसा लिख सकती हूँ, मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए। तो उसको देखकर मेरे को एक प्रेरणा मिली और मैंने 2 कविताएं लिखी। वो मेरा पहला लेखन था जी। और मैंने 2 कविताएं लिखी, दोनों मदर्स डे पे लिखी गई। और जब मेरे पति देव और बच्चे उठे तो मैंने उनको दिखाई मैंने लिखी, तो वो हंसने लगे कि आप कैसे लिख सकते हो, आपने कभी पहले लिखा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ही लिखी है। तो मेरे बच्चे बड़े खुश हुए, क्योंकि मैं उनकी जब पढ़ाई है वो, आप सोचिए कि मेरा बीएड का योगदान बच्चों की पढ़ाई में, उनको आगे बढ़ाने में, बच्चे बहुत अच्छा पढ़े हैं, अच्छी संस्थाओं से पढ़े हैं। तो उस समय मेरा वो सब काम आया। और मैंने हर प्रतियोगिता में बच्चे फर्स्ट आते थे। तो चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वाद विवाद हो, चाहे कविता हो, तो उनके लिए मैं उनको अपना लिख कर देती थी। तो थोड़ा मेरा विषय बाकी से अलग होता था, तो इस करके बच्चों को पुरस्कार भी मिलता था। तो ये बात मैं बीच में आपको टोक रही हूँ कि जो मैंने अभी अपने दर्शकों से बात साझा की थी कि पढ़ा लिखा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो वो पढ़ाई, चाहे आप किसी संस्था में उसका योगदान नहीं दे पाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में आपका पूरा योगदान रहा। बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। तो बस उस दिन मैंने लिखी है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चों ने मुझे उस दिन एक डायरी और एक पेन शाम को गिफ्ट किया बाजार से लाकर। और उस रात में सो नहीं पाई खुशी के मारे। मुझे लगा कि मैंने किसी रचना की सृजना की है, तो मैं तो सो नहीं पाई। उस दिन मैंने 5-6 कविताएं उस पर उतार दी। मुझे नहीं पता वो क्या थी, किस विषय पे थी। अब तो मुझे ये भी नहीं पता वो किस विषय पर थी। बस उसके बाद मेरे अंदर ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर किसी का साया आ गया है किसी कवि का, और हाथ रुक ही नहीं रहे थे, इतना विचारों का बवाल मचा हुआ था। और दिल कर रहा था उनको मैं अपना घर का काम करती, खाना बनाती, फिर कुछ लिख लेती, फिर कपड़े धोती, फिर कुछ लिख लेती। ऐसे करके मैंने कितनी डायरी के पन्ने, वो बच्चों वाली तो भर ही दिए। उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कितनी डायरी लगाई है, कितनी कॉपी लगाई है। अब तो मेरा एक बहुत बड़ा सूटकेस भरा हुआ है। मदर्स डे वाले दिन उस कवित्री का जन्म हो चुका था। खैर, जहाँ तक जन्म की बात होती है, वो जीन्स जिसको हम कहते हैं वो तो व्यक्ति के अंदर होते हैं। आवश्यकता क्या होती है उनको पनपने की। वो बाहर अंकुरित होकर वो पौधा कैसे बाहर निकलता है, कैसे पेड़ बनता है, आवश्यकता इस बात की होती है। बीज तो कहीं अंदर जन्म ले चुके होते हैं या अंदर ही होते हैं। तो यानी जब हम रजनी जी की बात कर रहे हैं तो रजनी जी जन्मजात ही कवित्री हैं। जैसा इन्होंने अपना शुरू में बताया था कि राष्ट्रगान के समय राष्ट्र नाटक हो रहा था और गीत गाए जा रहे थे, उस समय इनका जन्म हुआ। तो बीज तो अंदर थे ही, बस वो जन्मे या प्रस्फुटित हुए तब, पनपे तब जब मदर्स डे आया। आपको कुछ पंक्तियां याद हैं अपनी कविता की? हाँ जी, मुझे याद है। मेरी कविता का नाम है मदर डे, पहली कविता। अच्छा, नाम ही उसका मदर डे? नाम ही मदर डे। मदर डे की सुबह मेरी बेटी ने सुंदर कार्ड पकड़ाया, उसमें अपना प्यार का भाव जगाया। कहने लगी कि माँ कितना सुंदर लिखती हो आप, अब इस पर संजोया करो। तो कहीं से नहीं लग रहा ये इनकी पहली कविता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? उसके बाद जो मेरे पतिदेव हैं विजय जी, उन्होंने इस चीज़ में मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने सबसे पहले हिंदी का सॉफ्टवेयर सीखा। वाह! कृति देव उन्होंने खुद सीखा? सीखा। क्या बात है। और घर में लैपटॉप, ये सब, जब उस समय लैपटॉप वगैरह नहीं होते थे, अपना डेस्कटॉप वगैरह पूरा सिस्टम बनाया और कविताएं मेरी वो टाइप करते थे। उसके बाद स्थानीय मैगजीन्स वगैरह में, अखबारों में भेजते थे। तो मेरी ऐसे धीरे धीरे कविताएं प्रकाशित होने लगी। और तो यानी मतलब कविताएं आप लिखती थी
हाँ। तो फिर उसको टाइप आपके पतिदेव जी, करते जी, थे। जी। वाह, क्या बात है। बड़ी सौभाग्यशाली हैं आप, जिनको अपने हमसफ़र का पूरा पूरा साथ मिला। अन्यथा यही होता है कि पतिदेव कहते हैं भी घर गृहस्थी संभालो, अब इस उम्र में कहाँ लिखोगी, क्या करोगी। बट ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात मैं कहूँगी कि आप सौभाग्यशाली रही कि आपको अपने पतिदेव का पूरा पूरा साथ मिला। तो जाहिर सी बात है, आपने पतिदेव के लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखा हाँ जी, होगा। जी जी, उन पर तो लिखना लाजमी था जी। क्योंकि उनका तो मेरा पेन नेम है, उसमें नाम भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, मेरा नाम विजय रजनी सिंगला। हाँ जी, जी जी रजनी विजय सिंगला। जी। तो मेरे ख्याल में आपके ये जो एक पुस्तक है मेरे हाथ में, इसमें है आपके पतिदेव जी, के जी, बारे जी, में। हाँ जी। तो हमें ज़रा हमारे दर्शकों के साथ कुछ पंक्तियां साझा कीजिए जो आपने अपने पतिदेव के लिए लिखी हैं। ज़रूर सुनना चाहेंगे वो पंक्तियां। इस कविता का नाम है शुक्रिया ए सनम। क्या बात है, शुक्रिया ए सनम। चाहते थे कुछ अपने मेरे, भाग जाऊं पन्नों का मैदान में छोड़ के, मिलती खुशी उन्हें बड़ी बड़ी, भाग जाती कलम को घर में तोड़ के, गुनाहगार समझ के खुद को लिखना था मैंने छोड़ दिया, पिया मेरे माने नहीं रुख फिर उसी और मोड़ दिया। कहने लगे बखूबी संभाल रही जब तू गृहस्थी मेरी, मैं गिला करूं क्यों ओ गृह लक्ष्मी मेरी। क्या बात है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे समाज में बहुत सारे लोगों का ऐसे सामना करना पड़ा कि जिनको ये चीज़ नहीं पसंद थी। थोड़ा ऐसे परिवार से संबंधित होने करके थोड़ा वहाँ इस चीज़ का होता था कि लेडीज़ को ये सब काम शोभा नहीं देते लिखना, अपने घर के कामों में रहें। पर उन्होंने इस चीज़ में मेरा पूरा साथ दिया। तो उन्होंने मुझे इस बार में कहा कि आप इस चीज़ पर ध्यान ना दो, कोई क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा तीर वो बुरे नहीं, मंजिलें दिखाए जो, जहर वो बुरा नहीं, अमृत बन जाए जो। क्या बात है। परवाह न कर उन उंगलियों की तेरी ओर जो उठ रही, पढ़ आंखें उन कला प्रेमियों की सदके में तेरे जो झुक रही। क्या बात। तानों से छलनी होकर भी अल्फाजों के उजाले तू कर रही, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू काहे को डर रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब मैं तेरे साथ हूँ तू काहे को डर रही। अल्फाज सजन के ये जादू सा हम पर कर गए, जान ना पाए आज तक पन्ने फिर कितने भर गए। क्या बात है। कल में सागर सी उठी लहरों को किनारा तुमने दिखा दिया, कलम को देकर आसरा हमें गीतकार बना दिया। बहुत खूब। शुक्रिया ए सनम, संग रहे कदम कदम, दिशाहीन थी जिंदगी, अब सफल होगा जन्म, अब सफल होगा जन्म। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। आपके पतिदेव ने तो आपका साथ दिया ही दिया, लेकिन ये पंक्तियाँ उनको समर्पित करके मैं समझती हूँ कि आपने अपना ऋण उतार दिया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा रजनी जी, ये कविताएं लिखने की बात हुई, आपने कविताएं ही लिखी हैं या कुछ और गज़लें? नहीं, मैंने गीत, गज़ल, लोरी, अच्छा, ये सब तो लोरी भी लिखी है। ये तो मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, वैसे इतने छोटे नहीं थे, पर उनको अच्छा लगता था मेरे। तो कोई गज़ल हो जाए हमारे दर्शकों के सामने आपकी, जो आपकी पसंदीदा गज़ल हो। देखते हैं। हाँ ज़रूर, हमारे दर्शकों को ज़रूर पता चलना चाहिए कि रजनी जी कविताएं तो लिखती हैं, गज़लें भी लिखती हैं, और गज़ल का कैसा रंग, क्या विषय इन्होंने चुना है इस गज़ल के लिए, इनसे सुनते हैं। दर्द इश्क अच्छा लगे, दर्द इश्क अच्छा लगे, याद में उनकी खुद को जलाना अच्छा लगता है, मिले हैं जो जख्म उनको सहलाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। खुदा गवाह है मिली जफा वफा के बदले, फिर भी संगदिल सनम से खुद को बेवफा कहलाना अच्छा लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। हमें जिनकी आरजू उन्हें आरजू किसी की, फिर भी धड़कनों को नाम उनका गाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। जानते हैं उनकी नजरें इनायत ना होगी हम पर, फिर भी उनका दीवाना कहलाना अच्छा लगता है। हंसता है जमाना हमारे इश्क के इबादत पे, पर सजदे में यार के सर झुकाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। दर्द की कुछ आदत ऐसी हो गई है कि खुशियों से मुंह छिपाना अच्छा लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ढंग से आपने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है यहाँ। अच्छा, ये गज़ल की बात हुई, कविता की बात हुई, तो मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी,
दोस्तों, एक और बात मैंने देखी कि आप भजन भी लिखती हैं। जी हाँ जी। हाँ। ये भजन लिखने का मेरा सिलसिला पहले नहीं था जी। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक दर्द है। मैं पहले हमारा निवास स्थान होता था उधर टांडा रोड साइड। अच्छा। फिर हम लोग शिफ्ट हुए हैं लाजपत नगर। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। जी। तो बच्चों हमारे को बड़ा अच्छा लगता था परिवार के साथ रहना, मिलजुल के रहना, और संयुक्त परिवार की एक जॉइंट फैमिली की आदत हो गई थी। पर जब यहाँ आए तो मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, उन्होंने उधर घर बना लिया, तो मेरे को बड़ा अकेलापन लगा। तो उस अकेलेपन ने मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर धकेल दिया। जाहिर है, जब आपको ना एक संयुक्त परिवार में रहने की आदत सी होती है तो फिर अलग होके रहना थोड़ा सा मन को कहीं ना कहीं वेध जाता है। चलिए, उस पर भी मैंने लिखा था, अपना ही दर्द लिखा था। दर्द भी लिखा है और उसमें भजन भी। कभी रो गई कभी सो गई, पहचान मेरी थी खो गई, मुस्कान मेरी पहचान थी। अच्छा, एक बीच में आपको टोक रही हूँ, अच्छा तो नहीं लगता टोकना पर टोक रही हूँ। अगर ये भजन कोई गा के आप हमारे दर्शकों को सुना देती सुर में तो क्या अच्छा लगता। कोशिश कर सकती हूँ जी। मेरा पहला भजन है कृपालु बड़ा है दयालु बड़ा। जी। उससे पहले मैंने 2 लाइनें एक शेर के रूप में हैं, वो मेरी अपनी अवस्था पे है कि मैं जब संयुक्त परिवार को छोड़कर अकेले में आई तो मुझे कैसा महसूस हुआ। उसमें है, दुनिया के जंगल में मन का चैना मैं खोती हूँ, ना मुझ में कोई संयम है, ना कोई त्याग की भावना, तृष्णा के चक्कर में अपने सुख को मैं रोती हूँ। सीता तो विचरी वन ही वन में, मैं महलों में भी रोती हूँ। मेरा इतना बड़ा घर था, सब कुछ था, पर मन नहीं लगता था। तो फिर मैंने भगवान जी को कहा कि मुझे इस चीज़ से निकालिए, तो उनको मैंने समर्पित किया। कृपालु बड़ा है दयालु बड़ा, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं, तेरे बिन मेरा कोई और नहीं, तुझे बारंबार बुलाऊं मैं, कर दे रोशन इतना रूह को, सूरज से नयन मिलाऊं मैं, प्रकाश तेरा नस नस में बसे, रोशन इतना हो जाऊं मैं, एक आस जगी मेरे मन में, वो आस तू ही बतलाऊं मैं, एक प्यास जगी मेरे तन में, पादर्श तेरे बुझाऊं मैं, कृपालु बड़ा है दयालु बड़ा, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं। बहुत ही सुंदर भजन, मैं तो खो ही गई थी कहीं। कृपालु बड़ा है दयालु बड़ा, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं। रजनी जी, जितना अच्छा आप लिखती हैं उतना ही मधुर आप गाती भी हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा। तो रजनी जी, आपने इतना कुछ लिखा, गीत, गज़लें, भजन, तो इनको प्रकाशित भी करवाया आपने? प्रकाशन तो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बस सोशल मीडिया पर मेरा काफ़ी रहता था। मैंने अपना ब्लॉग किया है, उस पर मेरी हिंदी में था, उस पर मेरी 12 लाख के करीब व्यूअरशिप है। क्या बात है, आप अपना जो सोशल मीडिया पे आप लिखती हैं और इतनी मतलब 12 लाख व्यूअरशिप होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर ये एक पुस्तक मुझे आपके समक्ष दिखाई दे रही है, ये मुझे दिखाइए ज़रा। ये मेरा साझा काव्य संकलन है, इसमें कुछ मेरी कविता, मोहब्बतें, ये इनका साझा
काव्य संग्रह है। इसमें रजनी जी की बहुत सारी कविताएं जी इसमें हैं, आपकी कविताएं ना तो छप चुकी हैं, तो कुछ अपना व्यक्तिगत भी छपवाने के मूड में हैं? हाँ जी, अब जब एक साझा संकलन हुआ तो अच्छा लगा कि किताब, अपनी रचनाएं जब किताब के रूप में हाथ में आती हैं तो अच्छा लगता है। पन्ने तो बहुत हैं, किताब नहीं थी कोई, तो अब मैं अपनी ही किताब छपवा रही हूँ। उसका टाइटल है तलाश में। तलाश में जी, और वो जल्दी, बहुत ही जल्दी, समझिए 15 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो रजनी जी की एक पुस्तक है, कविताएं, गीत, गजल सब कुछ उसमें शामिल है, हर रंग तलाश के नाम से, जल्द ही प्रकाशन में आ रही है। रजनी जी के बारे में आगे कुछ कहने से पहले मैं 2 पंक्तियां इनके बारे में कहना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोग इसलिए भी दिखाई नहीं देते, कुछ लोग इसलिए भी दिखाई नहीं देते क्योंकि वो अपने कामों की दुहाई नहीं देते। तो रजनी जी ने बहुत सारे अन्य साहित्यकारों की तरह, लेखकों, कवियों की तरह ढेर सारी पुस्तकें प्रकाशित नहीं करवाई हैं। तो रजनी जी मूल रूप से आप एक गृहस्थन का कार्य संभालती हैं, गृहस्थी को संभाल रही हैं, आपकी एक भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो गृहस्थ जीवन में रहते रहते आप लिखने के लिए समय कैसे निकालती हैं, ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। जो मेरा लिखना है ना, बहुत सहज है। मुझे पता नहीं चलता कब विचार आते हैं, बस मेरे को ये होता है जब विचार आते हैं उस समय, चाहे मैं घर के कामों में भी व्यस्त हूँ, मैं उनको एक रफ नोटबुक पे उतार लेती हूँ, उनको बाद में फेयर कर लेती हूँ। विचारों का तो काम ही है आना, आपका दरवाज़ा खटखटाना और भाग जाना। अब आप पे निर्भर है कि उस दरवाजे के अंदर उनको आप कितना प्रवेश दे पाती हैं। तो रजनी जी, ये तो हुआ कि आप अपने विचारों को गृहस्थी जीवन के साथ साथ समेट लेती हैं, फिर उनको कविता, गीत, गज़ल या भजन जो भी आपका मन चाहता है आप उसको रूप दे देती हैं। तो एक कवित्री की जिम्मेदारी, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी के साथ साथ मैंने जहाँ तक सुना है आप कुछ बिजनेस भी संभाल रही हैं। हाँ जी, मैं अपने बेटे के साथ शोरूम है वो मैं देखती हूँ, उसमें मेरा ज़्यादा काम सिलेक्शन, मैनेजमेंट इसमें होता है ज़्यादा। जाहिर है, 2 औरतों का काम होता है सिलेक्शन करना, चीज़ें संभालना, रुचि, अभिरुचि, रंग ढंग, ये सब चीज़ें जो हैं औरतें अच्छे से बेहतर ढंग से ये सलाह मशवरा दे पाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने रजनी विजय सिंगला जी के बारे में बहुत कुछ जाना। एक गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी निभा रही हैं, अपने बेटे को उनके बिजनेस में सलाह मशवरा भी दे रही हैं, सहयोग भी दे रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन का भी कर रही हैं। मन से कवित्री हैं, लिखना भूलती नहीं हैं, विचार आते हैं उनको पुस्तक पे उतारती हैं और कविता का रूप दे देती हैं, गज़ल का रूप दे देती हैं और गीत का रूप देके, भजन का रूप देके, जैसे इनका मन चाहता है करती हैं। बहुत अच्छा लगा रजनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारी बातें साझा की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।